लेट अस बिगिन आवर वेबिनार। मैं सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट का तारुफ कराना चाहूँगा। आई विल गो इन द ऑर्डर इन विच आई सी देम। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना मखनोजिया। तहमीना इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, और तहमीना जो है वो ना सिर्फ एक प्रैक्टिशनर हैं, बल्कि वो उसके साथ साथ एक ट्रेनर भी हैं, एक कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करती हैं, और वो इंटरेस्टिंगली आर्ट को एज अ थेरेपी प्रैक्टिशनर भी प्रैक्टिस करती हैं। तहमीना के साथ हमारे साथ है मरीना खान। मरीना इज़ an architect, but she is also an urban sustainability professional. और मज़ीद इनका जो डिटेल तारुफ है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आफ्टर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो अपना तारुफ कराएं। और हमारे जो थर्ड पैनलिस्ट आज के हैं वो हैं फरहान सुरानी। एंड फरहान सुरानी में आप में से बहुत लोग उसको जानते होंगे। फरहान इज़ अ क्रिएटिव इलस्ट्रेटर एंड कैरिकेचर आर्टिस्ट। मेरा पहला सवाल होगा आप तमाम से, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हम इसको वन बाय वन लें। वो ये कि आप कौन हैं एज एन आर्टिस्ट, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट, एंड व्हाट इज इट दैट यू डू। सो लेट मी बिगिन विद मरीना। सबको आलिमदिल। मेरा नाम मरीना है, जैसे कि बताया मैं आर्किटेक्ट हूँ। बेसिकली मेरी ट्रेनिंग एज एन आर्किटेक्ट हुई है, और उसके बाद मैंने कराची में 3 साल तकरीबन जो है आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स पे, अर्बन डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और उसके बाद जो है मैंने देखते हुए कि आर्किटेक्चर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें बिल्डिंग डिज़ाइन आ जाता है, शहरों का डिज़ाइन आ जाता है, शहर में लोग और बिल्डिंग्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस है, ये देखते हुए जो है आजकल मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ अर्बन क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी में। और ये जो है आप मेरे खुद के इंट्रोडक्शन में आप दिखेंगे कि एज एन आर्किटेक्ट में कैसे अर्बन डिज़ाइन और क्लाइमेट की तरफ जो है ट्रांजिशन किया है मैंने अपने खुद की जो है स्टडीज में और प्रोफेशनल लाइफ में। थैंक यू मरीना। फरहान। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरहान सुरानी है और मैंने अपना बैचलर्स किया है फाइन आर्ट्स में फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन 2012, एंड उसके बाद से फ्रॉम सिंस 2014 आई हैव बीन वर्किंग एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। और मैं इलिस्ट्रेशंस करता हूँ, उसके साथ साथ मेरा बहुत डीपली इंटरेस्ट रहा है कैरिकेचर में सिंस माय चाइल्डहुड। तो मैं कैरिकेचर को मैंने अपने ओन से मतलब सेल्फ थॉट लेके चला था और सीखा, और फिर देन इन 2014 2016 मैंने अपना पेज स्टार्ट किया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज नेम फेरिकेचर्स। और मैं वहाँ पर जो है वो बेसिकली लोगों के कमीशंस लेता हूँ डिजिटल कैरिकेचर्स के। और क्योंकि कैरिकेचर मेरा बहुत शुरू से इंटरेस्ट रहा था, तो मैंने इसको और देखना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि एक सोसाइटी है जो कि इंटरनेशनली कैरिकेचर आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो I signed myself as a member of this society, or right now I am a professional caricature artist which represent Pakistan as well. And इसके साथ साथ मैं जो है वो right now I am working as a senior executive digital artist at AB Tech, and इसके अलावा मैं freelance projects भी देख रहा हूँ। एनिमेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन सबको मैं एज अ फ्रीलांस भी देखता हूँ। यस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तहमीना है और मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी की है अब तक। तो जब सर ने कहा कि जब मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, तो आई हैव वर्क एज अ फाइन आर्टिस्ट, जैसे आर्ट प्रैक्टिशनर काम करते वैसे भी किया है, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर। इसके अलावा मेरी अपना एक इनिशिएटिव है, एक स्टार्टअप है हमारा जिसका नाम परिंदे है, विच वर्क्स अराउंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और वहाँ पर मैं आर्ट एज थेरेपी प्रैक्टिशनर काम कर रही हूँ। तो ये सारे जो डोमेन्स है वहाँ पर मैंने काम किया, और बहुत मुख्तलिफ, बहुत वैरायटी में लोगों के साथ अलग अलग जो दूसरे डिसिप्लिन में जो लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके अब तक जो मेरा काम चला है उसी तरह से चला है। थैंक यू एवरीवन। मैं चूँकि करियर गाइडेंस की फील्ड से काफ़ी सालों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, एक जो यूजुअल इम्प्रेशन स्टूडेंट्स में होता है जब वो हाई स्कूल में होते हैं या मैट्रिक में होते हैं कि
क्रिएटिव आर्ट्स में करियर्स उनकी यूजुअली फर्स्ट चॉइस नहीं होती है. दे हैव इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एज देयर फर्स्ट चॉइस. मेरा आप तीनों से सवाल ये है, क्या जब आप अपनी हाई स्कूल में थे, क्या आपको भी ये सवाल आपके सामने था, एंड हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड एंड हाउ डिड यू मेक अ डिसीजन अबाउट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद तमीना फर्स्ट. सो हुआ ये था कि मेरा पहला ऑप्शन था आर्ट एंड डिज़ाइन. सो आई न्यू कि मुझे क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ काम करना है या क्रिएटिव फील्ड के अंदर कुछ काम करना है, बट फाइन आर्ट्स मेरा पहला ऑप्शन नहीं था. डूइंग फाइन आर्ट्स केम आफ्टर माय मेरा ग्रेजुएशन जो मेरा स्टार्ट हुआ था इंडस वैली के अंदर, तो मेरा एडमिशन हुआ था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंदर. और वहाँ पर फिर मुझे समझ आया कि वहाँ पर, क्योंकि जब आप फाउंडेशन ईयर में होते हो, आर्ट किसी भी किस्म का आर्ट एजुकेशन लेते हो तो आपको फाउंडेशन ईयर करना होता है. तो फाउंडेशन ईयर में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था दूसरे जो डिसिप्लिन्स है आर्ट के उसको. तो वहाँ से फिर मुझे समझ आया कि आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फाइन आर्ट्स, और वहाँ की वो प्रैक्टिस जो है वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी और मुझे ज़्यादा फ्रीडम दे रही थी. सो मेरा जो ग्राफ था वो था, मेरा पहला चॉइस था, पर फाइन आर्ट्स मेरा चॉइस नहीं था पहला. सो या. और एक फॉलो अप क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इस डिसीजन को पहुँचने के लिए क्या आप किसी ने आपसे कंसल्ट किया? हाउ डिड यू रीच दिस डिसीजन? अच्छा, होता ये है कि मैंने रीच किया, किसी ने मुझे रीच नहीं किया, मैंने रीच किया. जो फैकल्टी थी, जो टीचर्स थे, उनके साथ बैठ के बात किया, कि उनसे बात की कि आप अगर मेरा पोर्टफोलियो देखें, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ. देखिए, होता ये है कि फाइन आर्ट्स के बारे में मुझे कभी भी नहीं पता था इससे पहले. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे स्कूल की जो आर्ट टीचर है उन्होंने फाइन आर्ट्स कहीं से पढ़ा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद स्कोप क्या है, काम कैसे चलता है, या शायद इस तरह काम, सिर्फ इसी तरह काम करना है तो मैं अभी भी कर सकती हूँ विदाउट एनी एजुकेशन. तो अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी डिग्री के अंदर, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि इसके बाद फिर मैं काम क्या करूँगी. तो ये ये सारी बातें पता तब चली जब हमने मेंटोरिंग ली, जब मैं गई अपनी टीचर्स के पास, अपना पोर्टफोलियो दिखाया, उनको बताया कि शायद मैंने डिसीजन तो लिया है, मुझे पता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, या मुझे पता है कि ये स्किल है मेरे पास, लेकिन मुझे शायद ये नहीं पता कि मैं कौन सा टूल यूज करूँ, कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करूँ. तो वो मुझे नहीं पता था, उसकी अवेयरनेस नहीं थी. तो उन्होंने फिर जो है वो कुछ गाइडेंस दी और कुछ चीज़ें खुद एक्सप्लोर की, जाकर इलेक्टिव्स पे बैठे, दूसरे इलेक्टिव्स पे सीनियर्स से बात की, तो खुद एक रिसर्च की थी, एक सर्च की थी कि क्या करना है इसके बाद, या क्या करना चाहिए ये स्किल्स के साथ. या. ग्रेट. मरीना. मेरी जो जर्नी है वो बहुत हद तक जो है तहमीना आपस में मिलती जुलती है. मुझे भी पता था कि मुझे आर्किटेक्चर करना है, मुझे फैसिनेशन थी आर्किटेक्चर की, लेकिन मुझे पता नहीं था इसमें होता क्या है, कितना डिज़ाइन है, कितना प्रैक्टिकल है. बिकॉज़ अगर आप बिल्डिंग्स को देखें या डिज़ाइन प्लेसेस को देखें तो वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं होते, वो एक्चुअली लिविंग पीसेस ऑफ आर्ट होते हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है. तो मैंने अपनी एजुकेशन बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी से शुरू की थी, वहाँ मैंने तकरीबन 1 साल पढ़ा. उसके बाद जो है मैंने और मेरी दोस्त ने, कोई गाइडेंस नहीं थी, मम्मी-डैडी को भी पता नहीं था, चुपके से जो है एनसीए में अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन हो गया, तो फिर हम केयू से स्विच करके हम लोग एनसीए में फिर हमने पढ़ाई की. और वहाँ जब आप आर्ट एजुकेशन लेते हैं, तो आपको वहाँ के टीचर्स जो है आपको बताते हैं टूल्स क्या हैं, क्या हिस्ट्री है, क्या नहीं है. सो बेसिकली जो दूर से बंदा देखता है कि क्या ये फील्ड ऐसी है, वो दरअसल जब आप उसके अंदर घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन नहीं है, इसमें तो ये तो एक पूरी दुनिया है जिसमें शहर के डिजाइन भी हैं, लोग भी इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और उसमें क्या क्या हो रहा है. खैर, अपने आर्किटेक्चर डिग्री के बाद जब मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे एक्चुअली और चैलेंजेस का पता चला, जिसमें जो है हमारी बिल्डिंग्स में आजकल किस तरह क्लाइमेट चेंज का मसला चल रहा है. गर्मी में बेचारे गरीब पाकिस्तानी लोग जो है रह रहे हैं, हम लोग खुद भी अपार्टमेंट्स में इतनी गर्मी में रह रहे हैं. तो मैंने अपने आर्किटेक्चर को क्लाइमेट से कनेक्ट करते हुए और सस्टेनेबिलिटी के शहर आगे कैसे चलेगा, ये सोचते हुए जो है मैं अपने अब मास्टर्स डिग्री में जो है एंटर हो गई हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन कर रही हूँ इंटर्नशिप्स के थ्रू, और फिर पढ़ाई भी कर रही हूँ. तो मेरी जर्नी जो है
वो आर्किटेक्चर में आने के बाद मैंने बहुत चीज़ें सीखी और मेरा इंटरेस्ट ग्रो हुआ और मैंने कहा नहीं मुझे ये करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है और मैं ये करना चाहती हूँ। तो इस तरह जो है रास्ता आगे बढ़ा। और जहाँ तक मेंटरशिप का ताल्लुक है तो आई डोंट थिंक मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट से मैं पहले मिली थी। वो फील्ड में आकर मुझे कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि हाँ, आपका डिज़ाइन सेंस अच्छा है तो आप आ जाइए आर्किटेक्चर में, पर आपको ये चीज़ बहुत सोचनी चाहिए कि इसमें डिज़ाइन भी इन्वॉल्व्ड है लेकिन बहुत सारा आपका प्रैक्टिकल सेंस भी होना चाहिए। चीज़ें कैसे काम करेंगी क्योंकि सारा सर्विस डिज़ाइन है। कहने का मकसद है कि ये एक्चुअल में काम करती हुई चीज़ें हैं। कोई व्हीलचेयर बाउंड है या कोई बूढ़ा है, उनको इन सर्विसेज़ को यूज़ करना है, तो आपका डिज़ाइन और प्रैक्टिकल सेंस दोनों ही बहुत इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इस फील्ड में। ये मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का। ग्रेट। फरहान, आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे शायद इंसान आई डोंट नो कौन सी स्टेज पे सोचता है कि मुझे कैरिकेचर आर्टिस्ट बनना है। सो व्हाट इज योर जर्नी? देखिए एक्चुअली आपके सवाल से मेरा करियर भी बड़ा इस तरह से लिंक है क्योंकि फाइन आर्ट्स या आर्ट जो है वो मेरी पहली चॉइस नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी, इसका रीज़न ये नहीं था कि मुझे इसके स्कोप का नहीं पता, इसका रीज़न कुछ पर्सनल रीजंस थे और लैक ऑफ नॉलेज भी थी बेसिकली। लेकिन उस टाइम पे इस फील्ड में, क्योंकि देखें बात ये है कि अगर हम फाइन आर्ट्स और इस तरह की कोई भी क्रिएटिव फील्ड के लिए हम अपना एडमिशन या सब कुछ करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि भाई फाइनेंसिस क्या होंगे और किस तरह से कितना हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना टाइम जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कुछ पर्सनल रीजन थे तो मुझे लगा कि यार अभी जो है मुझे इसकी तरफ नहीं देखना है और मुझे पता भी नहीं है कि इसका स्कोप क्या है। सो मैंने अपना नॉर्मल बैचलर्स स्टार्ट किया और फिर मैं एक ऑर्डिनरी सी जॉब चल पड़ी और वो जो कमाई का जो एक वे होता है वो ऑन हो गया, सारी चीज़ हो गई। लेकिन एट द एज ऑफ 25 मुझे ये फील हुआ कि माय पर्पस ऑफ माय लाइफ इज नॉट कंप्लीट। सही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हालाँकि मेरे पास जॉब भी थी, सब कुछ था, मैं ऑन ट्रैक जा रहा था। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि यार क्योंकि मेरा आर्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है मेरी चाइल्डहुड से, तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ फील होने लगी कि यार मेरी आर्ट जो है ना वो कहीं मिस हो रही है, मेरी लाइफ से जो है वो डिसअपीयर होती जा रही है। और फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार क्यों ना मैं इसको एज़ अ प्रोफेशनल करियर जो है देखना स्टार्ट करूँ। उस टाइम पे मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने उस टाइम पे इन 2012 मैंने आर्ट को एज अ प्रोफेशनल करियर देखना स्टार्ट किया और मैंने अपना एडमिशन लिया इन कराची यूनिवर्सिटी। और लकीली मेरे पास एक ही चांस था उसको उसमें इनरोल होने का। अगर मैं नहीं हो पाता तो मैं उस एज ब्रैकेट और उस क्राइटेरिया से जो है वो बाहर हो जाता। तो लकीली मुझे एडमिशन भी मिल गया और मेरा फाइन आर्ट्स में एडमिशन हो गया और वहाँ पर मुझे मेरी फैकल्टी ने भी बड़ा जो है मेंटोर किया। देखिए मेंटोरशिप की जो आपने बात की ना वो बात बड़ी अच्छी है। वंस आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में एंटर होते हो ना तो आपको मेंटोर करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर तो आप पैशनेट हो, आपका काम अच्छा है, आपकी का थोड़ा सा भी विजन है, तो आप उस विजन को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि उस फील्ड में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे पहले इस फील्ड में आए हैं और उन्होंने वो स्ट्रगल वो हार्ड टाइम फेस किया होगा। तो हमें रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें मेंटोर करते हैं। ठीक है, तो मेंटोरशिप तो हमें मिल ही जाएगी। और वहाँ से एडमिशन होने के बाद विद इन माय थर्ड ईयर मुझे जो है जॉब मिल गई एज अ प्रोफेशनल स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। और तब से अब तक जो है मैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था एट द एज ऑफ 25, जब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं जो है ना वो आर्ट के बगैर रह नहीं सकता और मैंने आर्ट को एज अ प्रोफेशनल करियर जो है ना स्टार्ट किया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो फरहान, एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे ये है कि श्योर। जनरली लोग समझते हैं कि जो लोग कैरिकेचर करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, वो प्राइमरीली आर्टिस्टिक एबिलिटी है और उसमें शायद टेक्निकल स्किल्स बहुत कम रिक्वायर्ड होती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि किस हद तक इलस्ट्रेशन या कैरिकेचर जो है वो आर्टिस्टिक एबिलिटी है, कितना टेक्निकल है, और क्या ये चीज़ हम सीख सकते हैं या ये इननेट एबिलिटी है जो लोगों में होती है? देखिए पहले तो ये जरूरी है ये समझना कि टेक्निकल स्किल्स और आर्टिस्टिक स्किल है क्या। ठीक है, इन माय परसेप्शन टेक्निकल स्किल इज बेसिकली अ टूल। यानी आप जो भी आर्ट वर्क बना रहे हो वो किस मीडियम पर बना रहे हो उसकी टेक्निकलिटीज का आपको पता होना चाहिए। जैसे राइट नाउ हम जो है डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ठीक है हर चीज जो है वो डिजिटल हो गई है। इवन आर्ट भी जो है वो कन्वर्ट हो गया डिजिटल में। जैसे ग्राफिक आर्ट्स के बारे में हर कोई जानता है, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये अब लेकिन अब इलस्ट्रेशंस भी जो है वो मोस्टली जो है वो डिजिटल की जाती है। तो डिजिटल करने के लिए उसके लिए टूल आपको आना चाहिए। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है एक टूल, एक
इक्विपमेंट कह लो या टूल कह लो, जिसके बेसिस पे हम जो अपनी ड्राइंग बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं टैबलेट, डिजिटल टैबलेट। ठीक है, तो ये टेक्निकल स्किल हो गई। और दूसरी स्किल है आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स। सो आर्टिस्टिक स्किल्स तो आपको किसी भी तरह की क्रिएटिव आर्ट के लिए जो है वो जरूरी है। अब इसको कितना अच्छा होना चाहिए और कितना क्रिएटिव होना चाहिए, ये हर इंसान अपने तौर पे खुद देखेगा। सही है, इसका ना तो कोई बार है कि इतना होना चाहिए तो आपको जॉब मिलेगी, या इतना होना चाहिए तो आप जो है ये कर सकते हो। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस और आपके अपने बनाए हुए लेवल पे डिसाइड करेगा। और ये बेसिकली पहले ये समझा जाता था कि आर्ट जो है वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, इसको सीखा नहीं जा सकता। मगर अब जो है वो ये प्रूव हो चुका है कि ये एक स्किल है। और किसी भी तरह की कोई भी स्किल, अगर जिसको हम स्किल कहते हैं ना, वो सीखी जा सकती है विद 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 गुड प्रैक्टिस एंड गुड इन्वेस्टिंग अ टाइम। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास है, हम कंसिस्टेंट है किसी भी चीज को लेके, तो हम उसको सीख सकते हैं। और आर्ट भी स्किल है, तो आर्ट को डेफिनेटली सीखा जा सकता है। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपका पोटेंशियल होना चाहिए और आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसमें आर्टिस्टिक एबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, क्या उसके लिए बगैर टेक्निकल स्किल्स के सर्वाइव करना या थ्राइव करना आसान है, या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आजकल के दौर में? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अगर मुझे कहीं पहुँचना है, यानी अगर आप समझ लें कि मुझे 2 किलोमीटर दूर कहीं पे पहुँचना है, किसी से मिलने जाना है या व्हाटएवर रीज़न मुझे वहाँ पहुँचना है, तो इसके 2 रास्ते हैं। या तो मैं जो है किसी व्हीकल में जाऊँ, ठीक है? या फिर मैं उस पैदल चल के जाऊँ और उस वेन्यू पे या उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ। सही है? तो पहुँच तो मैं दोनों तरह से जाऊँगा। लेकिन क्या है कि अगर मेरे पास व्हीकल होगी तो मुझे उसमें टाइम कम लगेगा पहुँचने में और एफर्ट कम लगेगी वहाँ तक पहुँचने में। सही है? तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास उसकी टेक्निकल स्किल्स नहीं है, लेकिन आपके पास आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, तो आप उसको अचीव तो करोगे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। सही है? क्योंकि उसकी जो नीड है बेसिकली, जो आज के हिसाब से कि आपको टेक्निकल होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइज़ेशन ऑफ योर आर्ट वर्क, जो भी व्हाटएवर जो भी बाउंड्रीज़ है, उसको आप पहुँच तो जाओगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, आप में एबिलिटी है, तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन ये है कि उसमें टाइम फ्रेम थोड़ा-सा बढ़ सकता है। आई थिंक मैं फरहान की बात पे ऐड करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आर्ट्स का नहीं, किसी भी फील्ड को देख लें तो हाँ। आज टेक्नोलॉजी का दौर है। वो कोई भी फील्ड जो है टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरी है या नामुकम्मल है। आप प्रैक्टिकली किसी भी ऑफिस में जाएं जहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज नहीं हो रहा है, और आर्ट्स का भी यही हाल है। तो अगर अगर आप आज के ज़माने के साथ चलना चाहते हैं और एक्चुअली प्रैक्टिस करना चाहते हैं आर्ट्स को भी, तो आप प्रैक्टिकली नहीं रह सकते टेक्निकल। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस एज एन आर्किटेक्ट तो ये डिक्टेट करता है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड योर वर्क एंड टू गेट थिंग्स डन। अदरवाइज तो बहुत ही बिल्कुल यही है, पैदल चल के जाने वाली बात है जो कि आज नामुमकिन है एक तरह से। ग्रेट। तमीना, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट भी हैं, एक आर्ट, यू ऑल्सो यूज आर्ट एज थेरेपी, एंड देन यू ऑल्सो डू आर्ट्स एजुकेशन थ्रू योर वर्क। ये क्या डिफरेंट करियर्स हैं, या एक आर्टिस्ट तीनों को एक साथ लेकर चल सकता है? एंड हाउ डू यू डू इट ऑल ऑफ दिस सो वेल? इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आप ये कह रहे हैं कि आई एम डूइंग इट वेल। आई एम ट्राइंग के बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों में। लेकिन जहाँ पर आपका सवाल है कि ये सारे एक ही चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैं थेरेपी कर रही आर्ट एज थेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ, तो अगर आर्ट एज थेरेपी अगर मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ और आर्ट एजुकेशन, तो ऐसा नहीं है कि ये कनेक्टेड नहीं। ये सारी जो मेरी स्किल्स है ये सारी कनेक्टेड है। मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी शॉर्टली ब्रीफली बताऊंगी। हुआ ये था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे एक एनजीओ ने इनवाइट किया था वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा चाहिए आपको इनको आर्टिस्टिक स्किल सिखानी है, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वुमेन शेल्टर होम था। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ देखा कि सिचुएशन क्या है, वहाँ जो औरतें वहाँ पर थी वो ऑलरेडी सफ़र कर रही थी। तो जब मैं उनके साथ ट्रेनिंग करवाती थी, आर्ट की वोकेशनल ट्रेनिंग थी, लेकिन मैं देख रही थी कि वो जब उनको ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड करवाती थी तो वो खौफज़दा हो जाती थी आर्ट से। वो एंजॉय नहीं करती थी उसको, या वो उनके पेन के अंदर और एडिशनल वर्क था, एडिशनल बर्डन था।
तो वहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आर्ट एज थेरेपी, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। जब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की तो मुझे फिर वहाँ से एक रिसर्च स्टार्ट हुई, आर्ट एज थेरेपी कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, और फिर उसी थेरेप्यूटिक नेचर ऑफ आर्ट को कैसे हम एजुकेशन के अंदर लेकर आ सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है आर्ट को, कैसे आर्ट को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन को बहुत मज़ेदार बनाया। और मेरा एक्सपोजर ईसीडी टीचर्स के साथ हुआ। तो जब ईसीडी टीचर्स के साथ हुआ तो ईसीडी टीचर्स को हमेशा से प्रॉब्लम होता है ना हमारे यहाँ पर, कि मटेरियल क्या इस्तेमाल करें, हमारे पास बजट नहीं होता है, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। तो वहाँ पर क्रिएटिव सॉल्यूशन की गुंजाइश थी, और जहाँ पर आपको पता है गैप होता है तो आपके पास फिल करने का मौका भी होता है। तो वो चैलेंज जो था वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी डिसिप्लिन्स जो है, जो भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, या जो सारी स्किल्स हैं, वो बहुत मुश्किल होता है कि अलग-अलग प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है। आप वीव करके चलते। तो मेरा सब्जेक्ट या मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि इन तीनों में बहुत सिमिलर हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो मेंटल हेल्थ तीनों में कहीं न कहीं मौजूद है। तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से ये काम करना भी। आप तजर्बे से सीखते हो, आप पहले से प्लान नहीं कर सकते हो अपने लिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वक्त के साथ आपको मौके भी मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और उन अपॉर्चुनिटीज पे आप जो है फिर अपना करियर बिल्ड करते हो। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। इफ Yes. जैसे आपने तमीना से ये पूछा कि आप ये 4 चीज़ें अलग-अलग एक साथ एक ही वक़्त में जो है 4 अलग-अलग डिसिप्लिन्स या 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ ऑफ वर्क कर रहे हैं। बेसिकली पता है मज़े की बात ये है कि किसी भी तरह का कोई भी आर्टिस्ट हो, आपकी जो स्किल्स हैं, एक तो ये होता है कि आप क्या करते हो, दूसरा ये कि आप किस स्टाइल में करते हो, ठीक है? जैसे अगर बात की जाए डिजिटल इलस्ट्रेशंस की, तो हर आर्टिस्ट का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, स्टाइल ऑफ वर्क भी होता है और स्टाइल होता है कि आप उसका स्टाइल जो है ना आपको बड़ा इन्फ्लुएंस करता है कभी-कभी। तो बात सारी ये है कि आप किस तरह से काम करते हो और क्या काम करते हो ना, कोई आपको ये बताएगा नहीं कि यार चलो आप यूँ तो प्रोफेशनली एक चीज़ कर रहे हो, ठीक है? एक ऑफ़िस के लिए या एक कंपनी के लिए आप स्पेसिफिकली काम कर रहे हो एज़ एन आर्टिस्ट। मगर इसके साथ-साथ आप खुद भी ये चीज़ महसूस करोगे कि इन अ कम्युनिटी या इन अ सोसाइटी आप अपने आर्ट से या आप अपनी स्किल से किसी की लाइफ़ या किसी की सराउंडिंग्स को कैसे बेटर कर सकते हो। जैसे कि मरीना ने भी बात की कि मैंने ये क्लाइमेट चेंज पे ट्रांज़िशन लिया है इन्होंने अपने आर्किटेक्चरल उसमें। तो बात यही है कि हम सबको अपने-अपने इंडिविजुअल बेसिस पे ये देखने की ज़रूरत है कि यार मैं जो काम एज़ अ प्रोफ़ेशनल कर रहा हूँ इन अ जॉब, बट इसके अलावा मैं सोसाइटी के अंदर आर्ट आर्ट से किस तरह से चेंज ला सकता हूँ। और ऐसा और आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपने काम को दूसरों के लिए अगर बनाना शुरू करोगे या दूसरों के मैसेजेस अपने काम के थ्रू देना शुरू करोगे, उसको लोग इतना एप्रिशिएट करेंगे और एप्रिशिएट करने के अलावा लोग आपको शायद उसके लिए प्रोफेशनली आपको जो है वो असाइनमेंट्स भी देंगे कि यार हम ये चाहते हैं, आपका ये आइडिया बड़ा अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको इस तरह से हमारे लिए कर सकते हो या हमारी कम्युनिटी के लिए कर सकते हो या हमारे स्कूल के लिए कर सकते हो। जैसे अभी तमीना ने अपने बताया कि वहाँ पर एक चैलेंज था जिसको उसने तमीना ने अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो सिर्फ जॉब के हद तक उस चीज़ को ना देखें, हम ये देखें कि हम अपनी आर्ट के थ्रू किस तरह से जो है कम्युनिटी को या अपनी सोसाइटी को जो है वो तब्दील कर सकते हैं और आपको पॉसिबिलिटीज़ भी मिलेंगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी। Great. सो मरीना, आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के तकरीबन 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलर टू यू व्हाट यू डू फॉर से मेडिसिन। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि 5 years ऑफ आर्किटेक्चर, उसके बाद भी आपको काफ़ी पेशेंटली वेट करना पड़ता है टिल द टाइम you become recognized as a good artist or architect, and then sometimes you have to still go for a master's program. तकरीबन आपके हाई स्कूल के बाद आपको 10 से 11 साल चाहिए अपने आप को एज एन आर्किटेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए। किस हद तक ये बात ठीक है और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज़ ये कि बहुत लोगों को लगता है शायद आर्ट्स या आर्किटेक्चर आसान है। तो पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो होता है कि बच्चे के कम मार्क्स आ गए तो चलो आर्ट में भेज देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स में इतनी आपकी मेंटल मेहनत है, आपका फिज़िकल लेबर इन्वॉल्व्ड है, चाहे वो आप
तहमीना और आई थिंक फरहान भी इस बात को सेकंड करेंगे कि चाहे आप फिजिकली कोई पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं या आपकी जो जहनी क्रिएटिविटी की जो स्ट्रगल है आपकी वो बहुत इंटेंस हो जाती है। तो ये चीज़ रियलाइज करना पहले तो बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं और आना चाहते हैं कि इट्स हार्ड वर्क बट इट पेज ऑफ। जब आप एक मेहनत करके एक प्रोडक्ट निकालते हैं, एक प्रोडक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है, कभी कभी फेल भी हो जाता है बट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जहां तक आर्किटेक्चर का ताल्लुक है तो आर्किटेक्चर जो है एक डिफरेंट स्ट्रगल इसलिए है कि आपको एक क्रिएटिव साइड को और एक प्रैक्टिकल साइड को दोनों को बैलेंस करना है। ये ऐसा नहीं है कि एक पेपर पे एक चीज बनी हुई है जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है पर एक लिमिटेड है। जब आप एक पीस ऑफ आर्ट में रहते हैं वो एक जीता जागता, तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसमें आपकी डिजाइन की भी लेयर है, जिसमें बिजली भी आनी है, जिसमें पानी भी होना है, जिसका स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें फर्नीचर डिजाइनर्स भी हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, वो कोलैबोरेशन जो है मुश्किल हो जाती है। बट आखिर में जो है आपका जो प्रोडक्ट निकलता है वो फिर आपका इनाम है एक तरह से। बट मैं इत्तेफाक करूंगी कि ये बिटर स्वीट एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल कि आप पुश कर रहे हैं, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपनी डिजाइन चॉइसेस पे क्योंकि वो प्रैक्टिकली शायद वो इतना feasible नहीं होता। तो इट इज अ स्ट्रगल आई थिंक। कोई इस जो विजुअली हम देखते हैं वो हमें सिर्फ एक साइडेड नजर आते हैं, हाँ बिल्डिंग अच्छी लग रही है, पर उसके पीछे जो 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 जितनी पार्टीज उसमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, जिसमें इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, और कौन कौन इन्वॉल्व है वो आपको शायद आप नजरअंदाज कर जाते हैं देखने में। लेकिन मजेदार प्रोसेस है जो भी है। यही था आपका सवाल, मैंने सही जवाब दिया आपके सवाल का? And I just want to sort of maybe ask you to add a few more thoughts के what's the journey like, क्योंकि of course bachelor's in architecture एक बहुत undergraduate level program है. What are some of the pathways within the architecture that people take to become established as an architect? मैं आपको अपने कुछ बैचमेट्स की ही एग्जांपल दूंगी कि हम सब ने सेम पढ़ाई जो 5 साल की होती है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, बेसिक बिल्डिंग डिजाइन, अलग अलग बिल्डिंग टाइप्स, जिसमें अर्बन डिजाइन जो बेसिकली बिल्डिंग्स के बाहर की जो जगह है, जो शहर का डिजाइन होता है, जिसमें ओपन स्पेसेस आती हैं, वो हम सब ने बेसिक स्टडीज की। लेकिन हर कोई अब डिफरेंट फील्ड्स में है, कोई पॉलिसी मेकिंग में चला गया है, कोई अर्बन डिजाइन में चला गया है, कोई सिर्फ फसाद जो कि बिल्डिंग का जो है हॉल जो कहते हैं बिल्डिंग की, उन पे काम कर रहा है, कोई क्लाइमेट की तरफ चला गया है, कोई लैंडस्केपिंग कर रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहा है। तो लाखों रास्ते हैं जो आप आर्किटेक्चर से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मास्टर्स करें और आप इन रास्तों की तरफ जाएं या इन फील्ड्स का इंतखाब करें। आप खुद भी अपनी एक्सपर्टीज चूज कर सकते हैं। और लेकिन ये कि मास्टर्स आपको और वैलिडिटी दे देता है, आपको और रिसर्च के और पोस्ट प्रैक्टिकल पैसेज, आपको जो स्किल्स कह लें, स्किल्स आपको बेहतर मिल जाते हैं। और ना सिर्फ अपने मुल्क में, दूसरे मुल्कों में भी प्रैक्टिस करने के लिए एक मास्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल सर्व करता है। बट आई थिंक मैं अभी सिर्फ गिनी चुनी ही आपको फील्ड्स बता रही हूँ जिसमें लेकिन आर्किटेक्चर इज वेरी वाइड। इस पे बल्कि पूरा लेक्चर हो सकता है कि आर्किटेक्चर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। we and it's not only artistic areas जिसमें architect center हो सकते हैं, it's very practical also, it's very environment related also. आजकल green buildings का बहुत आजकल जो है लोग ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं कि आपकी जो है बिल्डिंग्स ऐसी डिजाइन हो कि वो माहौल के लिए भी नुकसानदेह ना हो, उसमें जो है मटेरियल से लेके उसकी लोकेशन से लेके उसकी बिजली, उसकी पानी, सब कुछ जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। तो पैथवेज तो बहुत सारे हैं, इस पे इंसान बात करना शुरू करे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मगर मैं सिर्फ आपको एक जो है उसकी बेसिक जो है तस्वीर दिखा सकती हूँ। मेरा अगला सवाल जो है वो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है और मैं चाहूँगा कि आप तीनों अपनी ब्रीफली इस बारे में राय शेयर करें कि जब छोटी उम्र में आप होते हैं, यू आर 15 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, और हमें बड़ी जल्दी मालूम पड़ जाता है कि आर्टिस्टिक एबिलिटी उस पर्सन में है। एंड आई एम श्योर ये वो एक्सपीरियंस है जो आपके साथ भी हुआ था कि सम पीपल आइडेंटिफाई कि आप में बहुत अच्छी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं।
आपके ख्याल में, और उस वक्त चूंकि स्टूडेंट्स पे बड़ा प्रेशर भी होता है पेरेंट्स का कि नहीं आप साइंस पे ज़्यादा तवज्जो दें, उस करियर उस तरफ है, what should student do at this age when they are 14, 15, 16 years old to express themselves as artists? वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको यूज़ करें, और किस तरीके से वो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास बड़ा प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर, वो अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉर्ट ऑफ शेयर योर पर्सपेक्टिव, एंड तहमीना से हम शुरू करते हैं. ओके, सो मेरे साथ अगर मेरे अभी तक के जो एक्सपीरियंस में रहा है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत अर्ली एज में उनके अंदर वो एबिलिटी नज़र आती है, वो क्रिएटिव थिंकिंग नज़र आती है. एंड सी यहाँ पर मैं एक और बात की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास स्किल नहीं, फरहान ने जैसे कहा ना, स्किल सिखाई जा सकती है, बट कुछ आपके अंदर टैलेंट होता है, कुछ पोटेंशियल होता है जल्दी सीखने वाला, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है. और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि मैं थोड़ा सा लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, आर्टिस्टिक टैलेंट है या स्किल बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, तो आप जो है अपना वक्त जो है इसमें इन्वेस्ट करें. एंड दिस इज़ वेरी लाइक दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. जो वक्त आप ग्रेजुएशन में उस स्किल को सीखने में लगाओगे, अगर उससे पहले अगर आपने थोड़ा सा आजमाया हुआ होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसी तरह से अलग अलग. अच्छा देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कोई क्रिएटिव है. अगर एक बच्चा पैदा होता है ना, वो क्रिएटिव पैदा होता है, बहुत क्रिएटिव होता है. उसकी क्रिएटिविटी वक्त के साथ कहीं ना कहीं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उसको वो टाइम वो नर्चरिंग नहीं मिलती. ठीक है, तो एवरीवन हैज सम, कोई टैलेंट तो किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को वैसे ही नर्चर करे. आपको अगर करियर वाइज उसको देखना नहीं भी है ना फ्यूचर में, अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो उसको, जस्ट एज एन हॉबी, इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव ये हॉबी है, जो आप शुरू में जो है उसको अपने आप को ट्रेन करो, और फिर लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगा. अगर आपके इंक्लिनेशन होगा और यू वांट कि मैं अपनी इस स्किल को प्रोफेशनली लेके जाना चाहता हूँ, तो प्रोफेशनली फिर हॉबी जैसा कुछ नहीं रहता. हम सबको पता है कि हमने आर्ट एंजॉय बहुत किया शुरू में, लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं वो काम बन जाता है, और जब वो काम बन जाता है तो वो प्रेशर भी बन जाता है उसके साथ. तो जब आप इसके लिए प्रिपेयर, अगर आप उसको पहले से आजमा लोगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी आगे चूज करने में. फरहान, व्हाट आर योर जी, व्यूज? देखिए, एक तो ये है कि इस सवाल के स्टार्ट में सबसे पहले तो मैं पाब्लो का जो है कोटेशन है वो जरूर शेयर करना चाहूंगा. एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोन अप. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि हम सबको बचपन में जो है वो आर्ट जो है उसने अट्रैक्ट किया है, और हर बच्चा ऑलमोस्ट जो है इसका फ्लेवर ले चुका है. ठीक है, और एक एज के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें नजर आने लगता है कि हाँ, बाकायदा इनका इंटरेस्ट आर्ट में अब भी है, और ये अब भी आर्ट को बहुत पैशनेट होके जो है ना वो इंजॉय करते हैं. अब इसमें यहाँ पर बहुत जरूरी है, मैं हाईलाइट करूंगा कि इसमें दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि अगर वो उसको एज अ प्रोफेशनल लेके जाना चाहते हैं तो उसके पीछे उसके लिए दो लोगों को काम करना पड़ेगा. एक तो वो बच्चा खुद, और दूसरा उनके पेरेंट्स. वो किस तरह से? बच्चे को ये चाहिए कि वो अपनी आर्ट के साथ साथ अपनी जो एजुकेशन जो उसकी चल रही है, जो मेट्रिकुलेशन तक चलेगी, जो इंटरमीडिएट तक चलेगी, उसको वो अपने बेस्ट जो है ना वो दे सके, और आर्ट के साथ साथ अपनी बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी चीज़ों को भी अच्छे से लेके चले. ठीक है, भले उसको आर्ट को अगर एक्स्ट्रा टाइम देना वो दे, लेकिन अपनी एजुकेशन बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हुए चले. और इसके साथ साथ पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि वो अपने बच्चे की इस स्किल को जो है वो अप्रिशिएट करें और उसको हाईलाइट करें. और क्योंकि अगर वो उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो बच्चा और इसमें ज्यादा जो है वो इम्प्रूव भी करेगा, और ज्यादा उस चीज को बड़ा सीरियसली भी लेगा. तो अगर ये दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं तो टाइमली जो है वो बच्चे को भी ये पता होगा कि मुझे इस फील्ड के साथ करना क्या है, और पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस होगी, क्योंकि वो भी अपने ओन से उस टाइम तक इस चीज की इंपॉर्टेंस और इसके स्कोप्स के बारे में आइडेंटिफाई कर चुके होंगे फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स, फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिस तरह से आज हो रहा है करियर काउंसलिंग का जो सेशन है. तो अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स के
पास से सिर्फ अप्रिसिएशन बच्चे को मिलता रहेगा तो बच्चा अपनी एजुकेशन को भी साथ में लेके चलेगा और अपनी हॉबी को भी परस्यू करेगा, सो दैट के आगे चल के वो उसको एज अ फ्यूचर बना सके। तो ये मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली मैंने खुद भी 2-3 चाइल्ड को पर्सनली जो काउंसिल किया है फॉर करियर आर्ट, प्रोफेशनल आर्ट करियर, तो उसमें मैंने यही आइडेंटिफाई किया है कि पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे के लिए मोटिवेशन चाहिए और उसका अप्रिसिएशन चाहिए, और बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन को भी साथ में लेके चले, सो दैट के आगे चल के ये सारी चीजें जो है बहुत पॉजिटिवली जो है ना वो नजर आएंगी। Very good. Marina, architecture is on an intersection of arts and engineering to an extent. तो बचपन में कैसे students sort of work कि अगर उनका architecture में interest है, how do they work on it? How do sort of they deal with this issue? Okay, it's an intersection of engineering and arts sometimes. पहली बात तो ये जो फरहान और तहमीना ने बोला, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। और जो फरहान ने अप्रिसिएशन की बात की, आई थिंक सिर्फ पेरेंट्स नहीं, एज अ सोसाइटी ऑल ऑफ अस नीड टू अप्रिशिएट पीपल। सेकेंडली मैं कनेक्ट करूंगी इसको क्रिएटिविटी से, कि हमें लगता है जिसने बहुत ही नफीस किस्म की ड्राइंग बना दी वही क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी की बहुत शक्लें होती हैं, बहुत तरीकों में क्रिएटिविटी। आज तो खैर हमारा फोकस्ड है on a certain type of art जिसमें कैरिकेचर्स और ये वाली चीजें सारी शामिल हैं, पर आर्ट म्यूजिक वगैरह भी है। तो हर किस्म की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको एक बाउंड्री में डिफाइन नहीं किया जाए, या उसको एक सिंस आपकी ड्राइंग जो है बहुत ही खूबसूरत दिख रही है तो वो एक क्रिएटिविटी की डेफिनेशन नहीं है। ऑल्सो आर्टिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ड्रॉ करना नहीं है। बहुत जो आपकी विजुअल जो बचपन से लेके बड़े होने तक, आई थिंक तहमीना आपा और फिर हम लोग बहुत मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस देखी जाए तो हमारी प्रैक्टिस किसी से कम नहीं है। वो इसलिए कि हम बचपन से हमारे एक्सपीरियंसेस ने, हम जो विजुअली देखते आ रहे हैं, हमने किस तरह जो है अपने आर्टिस्टिक जो है क्या कहते हैं उसको, आर्टिस्टिक जो हमारी फीलिंग्स थी उनको अपने रिसोर्सेज में रहते हुए बैलेंस किया है और ऑब्जर्व करते हुए उनको बिल्ड किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द एस्पायरिंग आर्टिस्ट, अगर आपको लग रहा है आपने ये चीज है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चीजों को ऑब्जर्व करें, देखें वो कैसे काम करती है और इस चीज को बिल्ड करें, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि गो फॉर इंटरनेट पे अगर आप देखें, देयर इज सो मच ऑनलाइन लिटरेचर, ऑनलाइन कोर्सेज जो आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए या स्किल्स को डाइवर्सिफाई करने के ऑप्शंस देते हैं। उनको एक्सप्लोर कीजिए, एक लिमिटेड कैपेसिटी में अपने स्किल्स को ना रहने दें। उन अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी इन वेन्यूज को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप यू कैन क्रिएट मोर देन व्हाट यू थिंक यू कैन। सो व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो ये वही है कि जो खड़ा हुआ पानी होता है वो उसमें कीड़े पड़ते हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करना है, आप उसको डाइवर्सिफाई करें, आप नेटवर्क करें। आप एक इसकी डेफिनेशन नहीं है, जहां से आपको मिल रहा है आप वहां से सीखिए, वहां से आगे बढ़ाइए इसको। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसा कि रीना ने कहा कि हमारे पास ये बहुत अच्छा सोर्स है अब इंटरनेट। वहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट के पास, अगर उसे लगता है कि उसके पास ये जो स्किल है या ये क्रिएटिव उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स जो है वो रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा है या उसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा उस तरफ उसका झुकाव है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जो है सीखें, इंटरनेट से सीखें और आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहाँ शेयर करें। अब तो आर्टिस्ट भी वो करना शुरू हो गए, ठीक है? तो आपके पास वो ऑडियंस बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना काम वहाँ पर शेयर करें, अपना थॉट जो है वहाँ एक्सप्रेस करें। तो हमारे पास ये अभी इस वक्त तो ये अपॉर्चुनिटीज है कि हम अलग-अलग चीज़ों में अपने आप को अलग-अलग स्किल्स जो है हम सीख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। बिफोर इंडस मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी जिसने कुछ टूल सीखे हुए थे ग्राफिक्स के, ठीक है? उसने ऑलरेडी सीखे हुए थे, पहले सीखे हुए थे। तो जब वो यूनिवर्सिटी में आई तो उसके लिए उसको पता था कि ये टूल मुझे ऑलरेडी आता है। तो जब कोई असाइनमेंट होता था, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि उस टूल को किस तरह से जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रेजेंटेशन को। ग्राफिक था तो उसको पता था अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर कैसे बनाना है।
तो वो चीज़ उससे हेल्प करने लग गई। तो कहीं आपकी जो शुरू में जो आपकी नर्चरिंग होती है वो आपको हेल्प करती है आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसको नहीं भी लेते हो, आपकी अपनी क्रिएटिव मतलब आपको पता तो चलता है कि आपको ये प्रोफेशनली करना है या नहीं करना, एटलीस्ट वो डिसाइड करने के लिए आप जो है तैयार करते हो अपने आप को, तो वहां पर भी आपकी वहाँ हेल्प हो जाती है। आई थिंक एक और चीज ऐड करूंगी, इट्स वेरी कम्पिटिटिव लेटली, किसी भी आप फील्ड में जाएं तो आपका अगर स्किल डाइवर्सिफाइड होता है ना तो आपको दूसरों पे एज मिल जाता है, क्योंकि आप एक बेहतर पोजीशन में हैं अपने स्किल्स को यूज करने के। इसीलिए अपना स्किल सेट को और बढ़ाना और उसको दूसरी चीजों में एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है आर्टिस्ट के लिए इन दिस कम्पिटिटिव टाइम। Yeah, these are some very, very interesting points. So, Tehmina, you have an undergraduate education in fine arts. और आई थिंक हमारे पास एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन भी आया है, तो मैं उसको इसके साथ मर्ज करूँगा कि हमारे पास एनवायरनमेंट में बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट्स हैं, बट दे डोंट हैव एन अंडरग्रेजुएट डिग्री इन फाइन आर्ट्स। सो किस हद तक अंडरग्रेजुएट डिग्री एक फाइन आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली आज के दौर में जबकि बहुत सारे डिजिटल टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू अपने आर्ट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है, देखिए एजुकेशन क्या करता है, ऐसा पहला तो आपका सवाल का जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है फिर भी आप जो है वो बेहतर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हो। लेकिन जैसा फरहान ने कहा ना कि पैदल चल कर जाओगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, और अगर आप कोई व्हीकल यूज़ करोगे तो आपका वक्त कम हो जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन एक काम ये करता है कि आपका जो एक्सप्लोर करने का, मार्केट को एक्सप्लोर करने का, या प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करने का वक्त आपका बचा देता है। वो आपको इंट्रोड्यूस करवाता है डिफरेंट फील्ड से। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अगर मैं नहीं गई होती अंडरग्रेड के लिए तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता फाइन आर्ट्स का, मुझे कभी भी नहीं पता चलता फाइन आर्ट के बाद ये पॉसिबिलिटी है, मुझे कभी नहीं पता क्रिएटिव हेड कैसे, वो क्या डिग्री रखते, क्या क्वालिफिकेशन रखते, किस तरह से इंडस्ट्री चलती आर्ट सिर्फ। अच्छा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, इट इज मुझे जो फर्स्ट टाइम पता चला था अपने अंडरग्रेड के अंदर कि आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ ड्राइंग, पेंटिंग और जो है प्रिंट मेकिंग नहीं कर रहा, आर्टिस्ट क्यूरेटर भी हो सकता है, आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, इसके बाद मैनेजमेंट बहुत सारी होती है, आर्ट एजुकेटर भी बनते। तो आपके पास आपकी ये सारी बातें पता थी, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आपको नॉलेज इंटरनेट से मिल जाती है, पर आपका वक्त जो है वो ज्यादा लग जाता है उन लोगों को अप्रोच करने, उन लोगों तक पहुंचने, ठीक है। तो आपकी अंडरग्रेड डिग्री है वो आपका वक्त बचाती है। दूसरा जो एजुकेशन करती है ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपका जहन खोलती है, ठीक है। इफ आई लुक बैक कि मुझे मेरी डिग्री ने क्या दिया है, वो ये दिया है कि मुझे सोचने के लिए मेरे होराइजन्स को बहुत ब्रॉडन किया है, ठीक है, कि सोचना कैसे, आर्टिस्ट जैसे फरहान ने कहा ना, आर्टिस्ट कैसे मीनिंगफुल काम, आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हो, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको विजन देना है, ठीक है, और वो विजन आपको एजुकेशन हेल्प करता है एक्वायर करने में, वो इसलिए क्योंकि वो आपको डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड हो रही है उससे आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाते, और जब आपको वो पता चलता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता, आप जो है वो अपने काम को फिर मीनिंगफुल बनाने लग जाते हैं। तो मीनिंग एडिशन जो है ना उसमें आपको एजुकेशन काफ़ी हद तक हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत सारे अच्छे इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट मौजूद है जिन्होंने किसी और चीज़ में पढ़ाई की है, लेकिन वो उनका अगर आर्ट देखते हो तो किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से कम नहीं है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो भी किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से कम नहीं है। बस ये होता है कि आपका वक्त थोड़ा बढ़ जाता है। मरीना, जब हम अक्सर किसी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट को देखते हैं तो हम ऑब्जर्व यूजुअली क्रेडिट गोज टू आर्किटेक्ट कि भाई इस आर्किटेक्ट का कंसेप्चुअल डिज़ाइन था, बट हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैन यू शेयर ब्रीफली के
किस तरह के आर्टिस्ट होते हैं, उनका क्या रोल होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर? आप सही कह रहे हैं, क्रेडिट जो है आर्किटेक्ट को मिलता है, और वो आई थिंक शायद इसलिए मिलता है कि प्रोजेक्ट लीड करना एक मुश्किल काम है और एक चैलेंजिंग काम है, और उन सारे आर्टिस्ट को कोलैबोरेट, भाई हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में सोच रहा है, लेकिन कोशिश करना कि सबका विजन एक हो, जो आर्किटेक्ट ने सोचा है वो रिजल्ट निकल कर आए। एक बंदे की लीडरशिप चाहिए होती है, और इसीलिए आई थिंक आर्किटेक्ट टेक्स द लीड। आपने पूछा कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बिल्डिंग्स के अंदर की बात करूं तो पहले तो स्किल्स वाले, जिसमें आपके वुड वर्क हो गया और इस टाइप की जो स्किल्स हैं मटेरियल रिलेटेड, वो हैं। आपके इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आपके प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं, आपके फर्नीचर डिजाइनर्स हैं, आपके लैंडस्केपिंग स्पेशलिस्ट हैं, जो कि बेसिकली आपके कहाँ पौधे लगने कहाँ नहीं लगने। तो इस टाइप की आर्ट रिलेटेड, तहमीना प्लीज ऐड कर लीजिएगा अगर मैं कोई मिस कर रही हूँ तो, आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन होती है। इसके अलावा आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड जो फील्ड्स आपसे कनेक्टेड होती हैं, वो होती हैं आपके इलेक्ट्रिकल्स हैं, आपके MEP स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है जितना वाइब्रेंट है, जो भी उसके एस्थेटिक्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल यूटिलिटीज जरूरी हैं। फिर आपके एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं, फिर आपकी ग्रीन जो है ग्रीन एक्सपर्ट्स आते हैं कि आपकी बिल्डिंग कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, या किस तरह एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है। और फिर अगर आप शहर के तौर पे सोचें तो उसमें मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसमें गवर्नेंस भी आ जाती है, उसमें पॉलिसीज भी आ जाती हैं कि भाई आपकी बिल्डिंग ऐसे होनी चाहिए, इस इलाके में ऐसी होनी चाहिए, इन लोगों के लिए ऐसी होनी चाहिए। तो मैं आर्किटेक्चर को सिर्फ आर्टिस्ट से ही या आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन नहीं समझती। मुझे लगता है उसमें बहुत सारी, जिसमें पॉलिसी, रिसर्च, आर्ट, एनवायरनमेंट, और मतलब इट इज सो ह्यूज। So I think it will be slightly unfair कि मैं सिर्फ उसको आर्टिस्ट में देखूं, yet artists का होना और being an architect is very important part of this design process. It is a crucial part, but not the only part. So ये understanding बहुत ज़रूरी है, I think, for every one of us. If you guys could add something on it, Tahmina and Farhan. अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँ, नॉट जस्ट आर्किटेक्चरल, कोई भी आर्किटेक्चरल अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, सिर्फ उसमें टीम वर्क नहीं है। इवन कोई आर्टिस्टिक अगर हम एक एग्जीबिशन ही ले लें, तो अगर सिर्फ एक एग्जीबिशन भी है तो वो सिर्फ सारे आर्टिस्ट मिलके नहीं लगा रहे होते हैं, उसमें क्यूरेटर भी हो गए, उसमें गैलरी ओनर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इवन आर्ट की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो उस एग्जीबिशन को प्रेस रिलीज देते हैं। बहुत एक टीम एफर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कोई भी फील्ड, मतलब आप किसी भी कोई भी फील्ड में आप सिर्फ अपना काम, आप अपना एक रोल प्ले करते हो, एंड देन फिर और लोग मिलके जो है इस इंडस्ट्री को बना रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो उसके अंदर काम करते हैं। अच्छा, हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे मरीना ने कहा कि जैसे मैंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट के साथ जो इंटीरियर डिजाइनर्स थे उनके साथ जब काम किया, तो अक्सर लोगों की या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उनको कुछ आर्टिस्टिक चाहिए होता है, कुछ जो है वो स्टेटमेंट वॉल चाहिए होती है, स्टेटमेंट कोई एक पीस चाहिए होता है उसके अंदर। तो उस इंटीरियर उस जगह को देखते हुए हमें जो है सजेशन देना होता है, हमें उसके लिए आर्टवर्क बनाना होता है। दिस इज वेरी फंक्शनल। अगर उनको सेंटर कोई पीस चाहिए तो वो भी देखना होता है कि मटेरियल क्या यूज करना है, कहाँ पर वो प्लेस होगा। तो वहां पर आर्टिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, फाइन आर्टिस्ट पर्टिकुलरली। लेकिन जैसा मरीना ने कहा कि इट इज नॉट जस्ट आर्टिस्ट, आपके पास और बहुत सारे इंडस्ट्री है जहाँ से लोग हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर। I wanna add something to Tahmina आपा, कि सिर्फ बिल्डिंग्स या बिल्ड स्पेसेस की बात नहीं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक हमारी जमात का ही एक इवेंट था, मैं स्टेज डिजाइन कर रही थी, तहमीना आपा का जो पूरा आर्ट थीम था उस इवेंट का, वो तहमीना आपा along with other artists देख रही थी। So I mean, it's not only buildings and built spaces, at least in architecture, there can be so many opportunities where you can actually play your role। आप हेल्थ में कुछ आर्ट और आर्किटेक्चरल इंटरवेंशंस कर सकते हैं, आप कल्चर में कर सकते हैं, आप हेरिटेज में कर सकते हैं। सॉरी, हेरिटेज मैंने बिल्कुल आज डिस्कस नहीं किया, हालांकि हमारे जो है जमात के इंस्टीट्यूशंस का भी कितना हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर पे इतना फोकस है। So it's not only buildings and built spaces, there is so much variety
and there are so many, for example, culture is such a rich area in architecture and arts. तो inclusivity में हम exclusively हम इनको नहीं देख सकते कुछ areas को. I think we need to have a very broad understanding, all of us. Excellent. So in the interest of time, we will just pause here for a minute, and then मैं request करूँगा कि अगर किसी के पास questions हैं तो please वो यहाँ पे chat box में type कर सकते हैं. इसको हमने chat box को publicly open कर दिया है, so anyone has question they can ask this. मैं एक सवाल करूँगा फरहान से जो मुझे privately इस आया था conversation में कि एक कैरिकेचर आर्टिस्ट या इलस्ट्रेटर को किस तरह की इंडस्ट्रीज में वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स. राइट नाउ जैसे आप देख रहे हो कि जितनी भी एड्स बनती हैं या जिस तरह की जो हम मूवीज देखते हैं या एड्स हैं, कमर्शियल टेलीविजन टीवीसीज हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस से गुजरती हैं. अब उस पूरे प्रोसेस में जो गुजरती हैं तो उस ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम से शूट हो जाती हैं, एकदम से जो है वो फाइनल स्टेज पे आती है. इसके बीच में बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस इंक्लूड होता है और जिसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन. अब प्री प्रोडक्शन के अंदर हर वो चीज़, जैसे कि अगर हम कोई एनिमेटेड मूवी देखते हैं या हम कोई कमर्शियल देखते हैं, लेट्स सी बात करते हैं एनिमेटेड मूवी की बात करते हैं, तो एनिमेटेड मूवी जब बनती है तो बनने से पहले उसके लिए उसकी पूरी क्रिएटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैरेक्टर कैसे बनेंगे, कैरेक्टर होंगे कैसे, इसके अलावा इन्वायरमेंट कैसे होंगे, पूरी मूवी की स्टोरी की थीम क्या होगी और हर चीज़ जो उसके अंदर हमें दिख रही है वो किस तरह से होगी. तो वो पूरा एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन प्रोसेस. तो उसमें हम जैसे इलस्ट्रेटर या हम जैसे आर्टिस्ट जो है वो उसमें अपना पार्ट अदा करते हैं, ठीक है. जिसके बाद वो पूरी मूवी जो है वो आगे प्रोसेस में जाती है, फिर उसकी शूट होती है या उसकी जो है एनिमेशन स्टार्ट होती है एंड देन उसकी पोस्ट प्रोडक्शन होती है. तो ये तो एक इंडस्ट्री हो गई कि मूवीज एंड टीवी सीरीज वगैरह. इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी जो ब्रांड्स हैं, जो कि फूड इंडस्ट्री हो गई, क्लोथ इंडस्ट्री हो गई, इन सबको भी जो है वो अपनी मार्केटिंग करानी होती है. जब उनको अपनी मार्केटिंग करानी होती है तो डेफिनेटली उनके लिए भी इनको आर्टिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं. कुछ होते हैं जो प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग यानी अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ लेके उसको डिजाइन करवाते हैं ग्राफिक डिजाइन से. लेकिन कुछ होते हैं जो कि चाहते हैं कि यार आइडिया कुछ जो है ना वो टोटली विजुअलाइजेशन बेस्ड हो, यानी पूरा जो है वो आर्ट वर्क बेस्ड हो. तो उसके लिए वो इलस्ट्रेटर को हायर करते हैं. इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कहलाती है इलस्ट्रेटर के लिए बहुत बेस्ट है, वो है चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन. ठीक, तो चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन जो है वो दुनिया में कितनी तरह के लोग, कितने सारे पब्लिशर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपने सोली बेस पे जो है वो चिल्ड्रंस बुक जो है पब्लिश करना चाहते हैं या कराते हैं. तो उसके लिए उनको इलस्ट्रेटर्स हायर करने होते हैं. तो ये सारी जो है ब्रॉड फील्ड या कैटेगरीज हैं जिसके अंदर एक डिजिटल इलस्ट्रेटर या कैरिकेचर आर्टिस्ट. अच्छा, कैरिकेचर आर्टिस्ट और डिजिटल इलस्ट्रेशन मेरे साथ इसलिए क्योंकि मैं कैरिकेचर जो है वो एज अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह से करता हूँ और इलस्ट्रेटर जो है मैं फुल टाइम जॉब में जो इलस्ट्रेटर हूँ. लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक इसलिए है क्योंकि दोनों में क्रिएटिव प्रोसेस यही है कि आप कैरेक्टर्स बना रहे होते हैं. आप कैरिकेचर में ये होता है कि आप जो है वो किसी पर्सन के फेस को रेफरेंस लेते हुए उसका कार्टूनिक वर्जन बनाते हो. लेकिन इन इलस्ट्रेशन आप अपने इमेजिनेशन से जो है वो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है इन अ बुलेट पॉइंट उसको आप लिखते हो, उसके बाद उसको आप क्रिएटिवली डिजाइन करते हो. तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है. बट ये मेन कैटेगरीज हैं और इसके ये तो फील्ड हो गई कि जिसके अंदर जो है वो इलस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन देयर आर सो मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान, इन कराची, जो कि इंटरनेशनल यानी वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करती है. उसमें से वो अमेरिका की कुछ कंपनीज हैं या कुछ लंदन की कंपनीज हैं, कुछ चाइना की कंपनीज हैं. इस तरह से डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करते हैं और उनके लिए वो आर्ट वर्क डिजाइन करते हैं. तो in a country there is so much opportunity and so much possibilities available for graphic artists or illustrator or you can say caricature artist as well. So Tahmeena, Farhan, Marina, thank you very much for your time and sharing your advice and knowledge. आप तमाम का शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. अगर आप में से कुछ लोगों ने इस वेबिनार को मिस किया है या किसी और को रेफर करना चाहते हैं तो ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पे मौजूद होगी. करियर सबस्टैक अगर आप सर्च करेंगे YouTube पे
तो आपको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने पोल नहीं भरा है वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पोल पे अपने रिस्पॉन्स दे दें। थैंक यू वेरी मच अगेन मरीना, फरहान एंड तहमीना। Thank you so much for having us. It was Thank you nice so talking much. to you all.